चैप्टर हमारे पूरे हो गए थे। अब कुछ न्यूमेरिकल हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, देखो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम, पहले बहुत आसान सा क्वेश्चन उठाया हूँ। बोल रहा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस अमाउंट exert a force of इतना न्यूटन on a particle having a charge of so much coulomb and going in the xy plane, है ना। xy plane मतलब समझते हो ना, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये आपके एससीबी के प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से लगता है या सॉल्व एग्जाम्पल का है या फिर एक्सरसाइज, जहाँ कभी हो। देखिए तो क्या कह रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दिया गया है, ठीक है ना। तो कितना दिया है, तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, समझ रहे हो ना। ये आई जे के कैप डला है, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। और तो मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया है, B इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻³ के वेक्टर, या के कैप भी लिख सकते थे बस, टेस्ला, ठीक है ना। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझ गए होगे, ये किस डायरेक्शन में है बताओ जरा। ये के कैप होने का मतलब होता है जेड एक्सिस, नहीं पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। खैर, और फोर्स इस पे कितना लग रहा है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, उस पे फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो भी दे दिया गया है। कितना दिया है, 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, यही है, ये गिवन है ना। और चार्ज के वैल्यू भी दे दिया है, क्यू भी दिया है, देखो जरा, q इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम दे रखा है, ठीक है ना। वेलोसिटी की जानकारी हमको नहीं दी गई है, ठीक है, लेकिन हमें बोल दिया गया चार्ज पार्टिकल कहाँ पे चल रहे हैं। ध्यान से देखो जरा, एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, एक्स वाई प्लेन का मतलब समझते हो ना, यानी कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, है ना। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में होगा और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई एक्सिस में होगा। कितने लोग एग्री करते हो, प्लेन में तभी चल पाएगा। तो इसका सेंस ये बनता है, कुछ हिस्सा इसके एक्स के हिसाब से है, कुछ हिस्सा इसके वाई के हिसाब से। जैसे याद करो अपन वो जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे, तब भी तो यही होता था, जब प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी देते थे वो एक्स वाई प्लेन में ही ना होता था, तब जाके उसका आप दो कंपोनेंट बना लेते थे, कॉस थीटा और साइन थीटा के हिसाब से, है ना। तो वेलोसिटी हमें पता करने के लिए बोला गया है, तो हमें नहीं पता तो वेक्टर का जनरल फॉर्म में लिख ले, चलेगा। एक जनरल फॉर्म में वेक्टर को लिख लीजिए, तो कैसा दिखाई देगा। हमने चलो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट मैंने भी एक्स मान लिया, चलेगा। और एक्स एक्सिस बताने का तरीका क्या होगा, आई कैप, एग्री करते हो। प्लस वाई एक्सिस में भी कुछ कंपोनेंट मान लो, कुछ इसका पैरामीटर कितना है, भी वाई। और डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, जे कैप। यहाँ तक सही है सब कुछ, यही बात है ना। अब फोर्स का बेसिक फॉर्मूला बताओ कितना होता है। इतना तो आप सबको याद हो चुका है अब तक अच्छे से मेरे ख्याल से। एफ बी बराबर होता है क्यू भी क्रॉस बी, यही लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि Q इंटू भी क्रॉस बी। तो बाकी देखो जानकारी हमको दी गई है, क्या क्या। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, F की वैल्यू हम इतना लिखेंगे, कितना, जितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस 3j कैप, और साथ में 10⁻⁻10 भी है, देखना। और इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, Q के वैल्यू लिख लेंगे, भी का वैल्यू लिख लेंगे, ये जो आपने कंसीडर किया है, ठीक है। और साथ में क्या लिख लेंगे, B का भी वैल्यू जो दिया हुआ था, ठीक है, चलेगा। उसका क्रॉस प्रोडक्ट सबको करना आता है ना, वो आप मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, आसान पड़ता है ना। याद है मैट्रिक्स मेरे पिछले साल पढ़ाया गया था, वेक्टर के बारे में जब पढ़ाया था, याद आया कुछ, ठीक है। तो जब वो काम आप कर लेंगे, ये इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आपके यहाँ सोल्यूशन कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। तो याद करो ये, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी वाई भी है, तो यहाँ पे भी एक्स भी वाई के फॉर्म में ही आंसर आएगा, ठीक है। मैं इतना कर नहीं रहा हूं, आप समझ जाओगे, इतना आप कर लोगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके आई कंपोनेंट, जो आई कैप वाला कंपोनेंट है इस तरफ वाले का, उसके आई कैप वाले को इसके साथ कंपेयर कर देंगे।
और इधर जो जे कैप के साथ जो आंसर आएगा उसको इधर वाले के जे कैप के साथ क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कितने लोग समझ गए, हाथ उठाना जरा। ठीक है, हो जाएगा सबका, तेजी से सॉल्व करो जरा, सबका आ जाना चाहिए, अब ट्राई करो, मैं करके ही बता दूं। देखो मुझे स्पेस चाहिए होगा। देखो हमने क्या किया, सिंपल सी एफ बी इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी मैंने कह दिया, ठीक है ना। तो हमें भी क्रॉस बी पहले निकालने की जरूरत है ना। तो भी क्रॉस बी कैसे निकलेगा, याद करो, सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे ही याद करो। ऐसे आपको मैट्रिक्स मेथड बताया गया था क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, आई जे के कैप, फिर यहाँ पे आई के नीचे क्या लिखोगे, भी एक्स, और इसके नीचे क्या लिखोगे, भी वाई, और भी जेड कितना है, कुछ नहीं है तो जीरो, आपको पता है ना। उसके बाद क्या है, बी एक्स कितना है, जीरो है ना। देखो एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, माई में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, जेड में कंपोनेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बी जेड, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, हमारे लिए आसान पड़ेगा, चलेगा, है कि नहीं, ऐसा ही करेंगे, यही तरीका होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे बताइए, आप क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका याद होना तो चाहिए सबको, भूलना तो नहीं चाहिए इतना जल्दी, है ना। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बताओ, हम इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, और इसके बाद क्या करते हैं, ये आई वाले को ढक के फिर बाकी काम करते हैं ना। तो क्या करेंगे, देखो आई वाले को जब ढकोगे तो आई कैप लिख लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, इसको छुपाओ, तो भी वाई इंटू बी जेड होगा, माइनस दिस इंटू दिस तो जीरो ही होगा, तो बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना। ये काम हो गया, तो ये आई कैप के साथ आ गया, माइनस जे कैप, ठीक है, ऑल्टरनेट चलता है, सबको याद ही होगा मेरे ख्याल से। तो माइनस जे कैप, अब जे वाले को ढक लो, इधर वाले को भी, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी, तो क्या बचेगा, ये भी एक्स इंटू बी जेड, भी एक्स इंटू बी जेड, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, भी क्रॉस बी मेरा निकल गया, ठीक है ना। साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, ये क्यू होगा, तो बस वैल्यू लिख लो। तो फाइनली हमारे पास एफ बी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्यू भी क्रॉस बी जहां पे था, यहाँ पे सारे वैल्यू को सेट करो। एफ बी कितना था, किसी को याद है, 4i कैप प्लस 3j कैप, और साथ में शायद कुछ 10 टू द पावर में भी था ना, कितना था, 10 टू द पावर माइनस 10 था शायद, 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू, क्यू के वैल्यू कितना दिया था बेटा, 1.0 इंटू 10 टू द पावर कितना था, माइनस 9 था ना, याद है, क्यू की वैल्यू 10 टू द पावर कहाँ गया, हाँ माइनस 9, तो ठीक है 10 टू द पावर माइनस 9 लिख लो, 10 टू द पावर माइनस 9, और यहाँ पे ये निकल गया, ये भी क्रॉस बी का वैल्यू इतना आ गया, कितना, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, भी वाई बी जेड माइनस, ये सॉरी ये आई कैप के साथ, और यहाँ माइनस भी एक्स बी जेड जे कैप, ठीक है ना। अब कंपेयर करिए, कैसे करेंगे, ये देखो ये 9 से तो ये कट जाएगा, तो 10 टू द पावर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे -1 ही बचेगा, ठीक। और बाकी अब आई वाले को कंपेयर करिए, तो कंपेयर करिए जरा, क्या लिखोगे, ये 10 -1 है तो 0.4 कर लो, तो 0.4 आई वाले को कंपेयर कर रहा हूं, तो -1 से मल्टीप्लाई 0.4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये रहा, इसके आई में कौन है, भी वाई बी जेड, तो हमको क्या चाहिए था, भी वाई ना चाहिए जानकारी में, तो भी वाई बराबर आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई बी जेड, और बी जेड का वैल्यू आप जानते हो दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना। तो 0.4 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सही लिख रहा हूं, है ना। तो अब आप यहाँ से -3 वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +3, और यहाँ पे एक 0.4 है तो यहाँ पे ये पॉइंट एक शिफ्ट करोगे और यहाँ से यहाँ 1 आएगा, तो फाइनली भी वाई कितना आ गया बताओ, 1 इंटू 10 टू द पावर +2, सही लिखा हूं, यही आएगा, तो भी वाई आ गया। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे बताओ, दूसरे वाले को कंपेयर करो, ये वाला जे वाले को, तो क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू ये 10 टू द पावर -1, तो सिंपली इसको लिख सकते हो 0.3
इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, माइनस भी एक्स बी जेड। तो यहां से हमको भी जेड के भी एक्स कितना मिल जाएगा, माइनस 0.3 अपॉन बी जेड, यानी कि 0.3 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ बाकी चीज आप सॉल्व कर लीजिए। कितना लोगों को समझ में आ गया? और फाइनली इस वैल्यू को वहां डाल दीजिए, कौन सा जो जनरल इक्वेशन आपने माना था, v बराबर कितना माना था, भी एक्स आई प्लस भी वाई जे। तो वहां पे भी एक्स और भी वाई की वैल्यू रख दीजिए, वही आंसर है। एम आई क्लियर? तो ये प्रॉब्लम सबका डन है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखो एक प्रॉब्लम ये है, इसको डील करेंगे। क्या कहता है देखिए, अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन and an alpha particle moving with equal kinetic energies enter perpendicularly into a magnetic field। ठीक है, तो ये स्थिति है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते। तो सवाल सबको समझ में आ गया है, पूछा क्या गया है ना। तो देखिए, पहली बात तो आप इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के नज़र से भी, कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल ये सब कौन कौन है। तो सब लोग हाइड्रोजन एटम समझते हो, हाइड्रोजन एटम केमिस्ट्री में पढ़े होगे। हाइड्रोजन बहुत पॉपुलर एटम है, पूरा केमिस्ट्री आपके हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर ही तो टिका हुआ है आपके सिलेबस का, है ना। तो जो हाइड्रोजन है, तो उस एटम का न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। तो वो जो न्यूक्लियस बनते हैं हाइड्रोजन एटम के, वो देखो दो चीजों से मिलके बने हुए हैं। जो आपके हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, वो सिंपली दो चीजें उसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन? एक है आपके पास प्रोटॉन, है ना, उसके न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है उसमें न्यूट्रॉन। इन जनरल कोई भी एटम होगा तो उसमें जो उसका न्यूक्लियस होगा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। हाइड्रोजन का जो एटम आप जानते हो, वो एक स्पेशल केस है जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये बात जानकारी में है क्या नहीं? इस चीज को जानकारी में रखे हो ना। एक नोटिस करो, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है ना, और उसका मास नंबर भी 1 है। नोटिस किए उस बात को, ठीक है। जबकि आप हीलियम में जाके देखो, डबल का एक कहानी चलने लगता है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, जबकि मास नंबर कितना है, 4 है। नोटिस किए इस बात को। अगर ध्यान नहीं दियो तो आज जाके पीरियोडिक टेबल को बारीकी से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि डबल का फर्क होता है। और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, आगे मतलब पीरियोडिक टेबल में और बड़े एलिमेंट की तरफ, तो ये फर्क दुगने से भी ज्यादा दिखाई देने लगेगा, है ना। समझ रहे हो? ये चीज आप ध्यान से देख सकते हैं पीरियड टेबल में। जब आप सोडियम वोडियम क्रॉस करके और आगे जाने लगेंगे तो ये फर्क आपको डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। आप अगर मास नंबर को अगर एटॉमिक नंबर से डिवाइड करोगे तो 2 से ज्यादा आंसर आने लगेगा। नोटिस किया इस बात को, ठीक है ना। तो आज जाके इस चीज को चेक करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अरे ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग फिजिक्स में आपको हम पढ़ाएंगे, वी डोंट वरी। अगर आपको जानकारी में नहीं है तो हमारे मॉडर्न फिजिक्स में हम बताएंगे आपको डिटेल में सारे लॉजिक के साथ। खैर अभी एज अ फैक्ट आप दिमाग चलाइए। तो जो प्रोटॉन होता है ना, वो इनफैक्ट एक्चुअली में हम सीधे शब्दों में कहे तो ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, सॉरी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। कौन से एटम का न्यूक्लियस? हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, यानी कि उसके न्यूक्लियस में अकेला कौन होता है? प्रोटॉन ही होता है, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर से उसके इलेक्ट्रॉन को भगा दो तो जो बचेगा वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचेगा, और उसके न्यूक्लियस में कौन होता है? अकेला प्रोटॉन ही होता है। समझ गए हो ना। ठीक उसी तरीके से अल्फा पार्टिकल कौन है, मैं ये चीज पहले भी जिक्र में आया था, शायद एक आध लेक्चर पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अल्फा पार्टिकल है वास्तविकता में और कोई नहीं बल्कि हीलियम का न्यूक्लियस है, बताया था ना। अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना। और एक नया इस कहानी में आया है, वो लिखा है आपके ड्यूट्रॉन, है ना। ड्यूट्रॉन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आइसोटोप वगैरह पढ़े हो केमिस्ट्री में, तो ये एक्चुअली में हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, ठीक है ना। दिस इज द आइसोटोप ऑफ अ हाइड्रोजन। अब इनके न्यूक्लियस में क्या फर्क है पहले तो ये, क्योंकि हमें सिर्फ न्यूक्लियस से ही मतलब है, क्योंकि हमें सिर्फ इन पार्टिकलों का मतलब यही है। प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है, सॉरी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। ड्यूट्रॉन जो है वो भी हाइड्रोजन आइसोटोप का ही न्यूक्लियस है, ठीक है, क्लियर। हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है
और उसी का ये न्यूक्लियस है। फर्क क्या है मैं अभी बताता हूं। और अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बता दिया, दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस। एम आई क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोटॉन कौन है? हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, उसके इलेक्ट्रॉन को भगा दिया हूं, सिर्फ उसके जो बचा है यानी कि न्यूक्लियस। ड्यूट्रियन जो लिखा हुआ है ये भी हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है, उसी का जो न्यूक्लियस है उसी को हम क्या नाम देते हैं? ड्यूट्रियन, है ना। और तीसरा जो यहाँ पे पार्टिकल अपने क्वेश्चन में कहानी में आया है अल्फा पार्टिकल, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, ये है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब पहली बात तो इनमें फर्क क्या क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं ना, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले देखो, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की बात हम कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है इसमें एक ऐसा, इस न्यूक्लियस में होता क्या है, मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस है ये किन किन चीजों को मिलके अल्फा पार्टिकल बनता है वो समझना। इसमें 4 चीजें होती हैं, है ना। क्या क्या? 2 होता है प्रोटॉन, 2 क्या होता है? प्रोटॉन, प्लस 2 क्या होता है उसमें? न्यूट्रॉन। मेरी बात समझ रहे हो? कुल मिला के कितने सब पार्टिकल मिला के अल्फा पार्टिकल बना है, समझ रहे हो ना। 4 छोटे छोटे पार्टिकल मिलके कौन बनाया है? अल्फा पार्टिकल को, समझ रहे हो ना। 4 चीजों से मिलके अल्फा पार्टिकल बना है। उन 4 में 2 कौन है? प्रोटॉन है, और 2 कौन है? न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। क्लियर है? पक्का? और थोड़ा सा आपके कहानी आपको और बता दूं, अभी बस ज्यादा वजह मत पूछना, हम आगे डिस्कस करेंगे ही। बस आप ये ध्यान रखिए अभी कुछ हद तक, प्रोटॉन का जो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है ना, वो करीबन करीबन मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। वैसे वास्तविकता में न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। एक्चुअली में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन हम इसके जगह पे क्योंकि बहुत मामूली फर्क है, तो हम दोनों के मास को ऑलमोस्ट इक्वल मान के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकली। ठीक है, तो हमको ये बताओ, अच्छा एक चीज और अब इसमें जानकारी होना चाहिए, प्रोटॉन के पास, हर एक प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। हर एक प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्ज के नजर से न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रॉन के पास किसी भी किस्म का चार्ज नहीं होता है। एम आई क्लियर? क्या क्या कह रहा हूं दिमाग में रहेगा ना। प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जबकि जो आपके न्यूट्रॉन है ये नो चार्ज सिचुएशन है, इसके पास कोई भी किस्म का चार्ज नहीं है, ठीक है ना। ये बात पता चल गया, तो अब आगे बढ़ पाओगे। तो अल्फा पार्टिकल में कुल मिला के चार्ज कितना हुआ, क्योंकि हमें 2 ही चीज से मतलब है, चार्ज और मास। कैलकुलेशन में आप समझ ही गए होंगे आगे चल के क्या आने वाला है। तो अगर अल्फा पार्टिकल का, अगर मैं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखूं, यानी कि क्यू अल्फा अगर लिखूं, तो कितना लिखूंगा बताओगे? +2e के बराबर। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, याद है ना। इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन में बराबर चार्ज होता है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, बहुत डिटेल में बताया था, है ना। तो एक प्रोटॉन पे 1e के बराबर चार्ज, तो 2 प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 2e। और न्यूट्रॉन से कितना चार्ज आया है बताओ जरा? कोई चार्ज नहीं आया है। तो कुल मिला के Q ऑफ अल्फा, यानी कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बराबर आपको क्या लिखना होगा? 2e। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड टू बी +2e। एम आई क्लियर? अब आते हैं मास पे, मास की जरूरत पड़ने वाला है। तो अगर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखूं, तो मान लो एक का मास m के बराबर, मतलब एक प्रोटॉन का मास में m के बराबर, जो mp लिखा हूं ना, इसको लेट से मैं m लिख ले रहा हूं, चलेगा? तो बताओ 2 प्रोटॉन हो गया तो कितना मास हो जाएगा? 2m। सही कह रहा हूं, 2m के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। किसको डाउट आ गया? अमन, क्या डाउट है बेटा? देखो, तो ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो देखो, तो एक प्रोटॉन का मास कितना हो गया? m के बराबर। तो हमारे पास 2 प्रोटॉन हो गया तो 2m मास हो गया, ठीक है ना। अच्छा, न्यूट्रॉन का मास 0 नहीं है, मास अब की बार है ना। तो एक एक न्यूट्रॉन का मास भी m के बराबर हम मानेंगे, अभी अभी समझाया आपको, है ना।
तो 2 न्यूट्रॉन के वजह से कितना मास हो जाएगा, 2m के बराबर। सही लिखा हूं क्या? तो कुल मिला के m ऑफ अल्फा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 4m। कितने लोग एग्री करते हो? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर 4m। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल की कहानी हमने निपटा दी है, ठीक है ना। अब अकेला प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, है ना। तो जब मैं अकेला प्रोटॉन की बात करूंगा, इसलिए मैं दूसरे पेंट से दिखा रहा हूं, बगल बगल रहे तो आपके लिए समझना आसान होगा। अगर मैं चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखूंगा तो क्या कहूंगा बताओ जरा। प्रोटॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, तो प्लस ई के बराबर। क्या मैं सही लिख रहा हूं? प्रोटॉन तो अकेला खुद ही है, उसमें तो कोई दूसरा है नहीं, वो सेल्फ ही अकेला ही मौजूद है। और अगर मास ऑफ प्रोटॉन की मैं बात कहूंगा तो मैं इतना लिखूंगा। कितने लोग यहां तक एग्री कर गए? तो प्रोटॉन की कहानी तो ये हो गया कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर प्लस ई एंड मास ऑफ प्रोटॉन बराबर m। ये एग्री करते हो सभी लोग? अब बचा कौन? ड्यूट्रॉन। इसका कहानी बचा है। तो ड्यूट्रॉन में जब हम बात करेंगे तो इस केस में क्या कहानी चल रहा है बेटा, इसमें ये बताओ। ड्यूट्रॉन में ध्यान रखिएगा 2 चीज होता है। कितने चीज होता है? 2। तो ड्यूट्रॉन में आप ध्यान रखिएगा एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। ध्यान रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ड्यूट्रॉन 2 पार्टिकल मिलके बना हुआ है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। समझ में आया सबको? क्लियर? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके क्या बना है, ड्यूट्रॉन। अब इसका तो फिर कहानी लिखो जरा। चार्ज ऑफ अ ड्यूट्रॉन अगर लिखना होगा तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, प्लस ई। कितने लोग समझ गए? अब ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि एक प्रोटॉन है तो प्लस ई लिखेंगे, ठीक है ना। जबकि मास ऑफ ड्यूट्रॉन की जब भी बात होगी तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 2m। कितने लोग समझ गए सीधे सीधे? क्योंकि प्रोटॉन का मास m और न्यूट्रॉन का भी मास m के बराबर, तो 2m। यहां तक सबको कहानी क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं है ना यहां तक में? तो ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे के समाधान की ओर चलते हैं। देखिए, तो अब जो क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या था, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा। क्वेश्चन आप लिखे होंगे कि एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल तीनों को भेजा गया है विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। वेलोसिटीज, अच्छा काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब ये नहीं है कि तीनों के वेलोसिटी सेम है। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मास भी इन्वॉल्व होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज एंटर्स परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड if this are the radius are the respective radii of the circular path, find the दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। चलो तो आगे बढ़ा जाए, जो जो दिया हुआ है वहां से आगे बढ़ते हैं। देखो, तीनों के काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी कि हमको क्या दिया है बताओ जरा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यही दिया हुआ है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जरा, क्या लिखोगे, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी होता है, इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? दिया तो यही गया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, मेरे ख्याल से हाफ तीनों तरफ से आप काट के साफ कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं बाकी चीजों को लिखने की कोशिश करते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मैंने शायद कैलकुलेट किया है पीछे के स्लाइड में, किए हो ना? कितना लिखिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m के बराबर नहीं, 4m के बराबर। 4m आया था ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन था तो 4m आया था। एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन, 2 पार्टिकल थे, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था ना, तो हमें लिखना पड़ेगा 2m वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन। कितने लोग समझ रहे हो मेरी बात? एंड मास ऑफ क्या लिखोगे, प्रोटॉन, तो मेरे ख्याल से m ही था अकेला, खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है, v ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। क्या मैं तीनों में से m काट के गायब कर सकता हूं? ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे सामने अब ये कहानी है, v 4 इंटू v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू
भी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू भी पी का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरूरत के हिसाब से हम सब्स्टिट्यूशन आगे करेंगे, तो समझ ही गए होंगे, है कि नहीं? क्लियर है, हो जाएगा काम। ठीक है, चलो जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे। अब चलते हैं, तीनों को एंटर तो करवा दिया है ना? तो तीनों को जब एंटर कराओगे तो तीनों जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा चार्ज पार्टिकल, उस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, लगेगा ना, क्यू भी क्रॉस बी के बराबर, यही लगता है ना? अब कह रहा है कि जो एंटर करवाया गया वो एग्जैक्टली 90 डिग्री में परपेंडिकुलर एंट्री करवाया, तो भी क्रॉस बी, यानी कि मैं ये कह रहा हूं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्यू भी क्रॉस बी। ये तो सबको समझ में आ गया। और ये भी बोल दिया गया कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो आप इसको अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड की बात जब करेंगे, तो एफ बी की जब बात करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू भी बी साइन ऑफ थीटा। कितने लोग एग्री कर गए? और आप जानते हो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम कितना लिखने के लिए बोला गया है, इनडायरेक्टली 90, एंड साइन 90 इज गोइंग टू बी 1, देन फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी क्यू भी बी। ये बात समझ में आई? यही होगा। चलो, यही जो फोर्स है, ये फोर्स किसकी तरह काम करेगा आप जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, ये बात सबको पता है। यही फोर्स सर्कुलर पाथ में घुमाता है, जो कि जनरेट किसकी तरह बिहेव करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, जो कि आप जानते हैं एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। ठीक है ना? तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से आर कैलकुलेशन आप जानते हैं, भी से आप यहाँ पे स्क्वायर काट दीजिए, तो मेरे ख्याल से आर बराबर, ये डेरिवेशन आप बहुत बार कई दफा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर चुके हैं। क्या सही कह रहा हूं ना? ये कई दफा आप ये काम कर चुके हैं। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे, नहीं याद है तो आपको मेरे को समझाते समय बहुत समय लगता है, आपको बारीकी से, आपको करते समय इसको 5 सेकंड 10 सेकंड का समय बचेगी, है ना? तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। रट के काम चलाना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो ये रेडियस का इक्वेशन है। ठीक है ना? अब सब्स्टिट्यूट करते हैं सभी को, चलेगा? अब अलग अलग से तीनों की बात करेंगे। ठीक, तो हमारे पास पहले यहां पे छोटा सा फॉर्मूला लिख लो। आर बराबर कितना आया बताओ? आर बराबर हमारे पास है एम भी इंटू क्यू बी, एम भी अपॉन क्यू इंटू बी। सही लिखा हूं? अब तीनों के लिए अलग अलग कहानी नोट डाउन करिए, यानी कि मैं लिखना चाहता हूं आर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ठीक है, तो मास ऑफ क्या डालना पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल। और बी अल्फा मत लिखना प्लीज, बी तो एक्सटर्नल है, मैग्नेटिक फील्ड तो थर्ड पार्टी है ना, इसमें अल्फा पार्टिकल से क्या लेना देना। आपने मैग्नेटिक फील्ड जो बना के रखा है वो बी के बराबर है। कितने लोग समझ रहे हो? तो भावना में बह के प्लीज सबको अल्फा अल्फा मत लगा देना, है ना? जिसमें अल्फा पार्टिकल के वजह से उसमें अल्फा लिखोगे, बाकी में नहीं। ठीक है ना? चलिए, तो इसी तरीके से आप मेरे ख्याल से बाकी चीज भी समझ गए होंगे। रेडियस ऑफ जो ड्यूट्रॉन लिखेंगे तो उस केस में मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और उसी तरीके से आर ऑफ कौन बचा भाई, प्रोटॉन बच गया, तो एम प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड बी। चलेगा? यही लिखेंगे। अब सवाल में चलते हैं, पूछा क्या गया था, मेरे को लगता है जैसे आर पी अपॉन आर डी पूछा गया, एक क्वेश्चन है ना, तो आर पी अपॉन आर डी। तो ठीक है, चलते हैं आर पी अपॉन आर डी कर लेते हैं। लिखो जरा, ये रहा आर पी, हमसे आर पी अपॉन आर डी पूछा गया है। तो ठीक है भाई, आर पी कितना लिखोगे, ये रहा एम पी भी पी अपॉन क्यू पी इंटू बी। और इसको नीचे लिखना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे? इतना मैथमेटिक्स तो आती होगी। क्यू डी बी अपॉन एम डी इंटू भी डी। क्या मैं सही लिखा हूं? चलेगा? अच्छा, बी से बी तो सीधा साफ हो गया, बचा क्या बताओ, एम पी भी पी क्यू डी अपॉन एम डी भी डी क्यू पी। हो गया? बाकी काम आप समझ गए होगे। अब लिखना चालू करो जरा। एम पी कितना लिखोगे, एम के बराबर, याद आया है ना? भी पी, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, भी पी की जगह पे क्या लिखेंगे, अब वो इक्वेशन काम आएगा। देखो जरा, भी पी चाहिए ना, ये रहा भी पी चाहिए, तो इसको भी डी के टर्म में लिख लो। ठीक है ना? तो यहां से क्या लिख सकते हो, देखो जरा, भी पी के जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 भी डी। कितने लोग एग्री करते हो?
दोनों तरफ रूट ले लिया हूँ भाई और कुछ नहीं किया हूँ, चलेगा। तो अंडर रूट 2 VD बनेगा। तो ठीक है, चलो लिखो। तो VP की जगह पे अंडर रूट 2 VD, और QD कितना है, एक ही चार्ज के बराबर था, प्लस E के बराबर, याद होगा मेरे ख्याल से, अभी अभी किए हो, पीछे देखो नोट्स में, अपॉन MD मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है भाई, 2 मास के बराबर था, याद है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके बनाया था, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, प्लीज अब VD को VP पे मत बदल देना। देखो कई बार क्या होता है, इंसान लोग भावना में बह जाते हैं ना, कि ऊपर वाले को इसमें बदल दिया, उसको दोबारा उसमें बदल दिया उल्टे में, तो फिर काटेंगे किसको। तो इसको प्लीज VD को VD में ही रहने देना, तभी कट पाएगा, ठीक है ना। और QP कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो ये यहाँ से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, कितना आ गया बेटा, अंडर 2/2। चाहे तो आप इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ गए हो, क्लियर है। इस तरीके से दूसरे वाले को भी कैलकुलेट कर लोगे, पक्का।